लास्ट एपिसोड में चार्ली टोफू को कुछ एहसास हुआ था और हम कुछ समय पहले एक घोस्ट को देखते हैं जो उन सभी को ही देख रहा होता है। यह विटकर होता है जो कहता है एक अंदरूनी विवाद। ऐसा लगता है कि ये उनके किसी एरिया के बारे में है। फिर वो जगह जहाँ मैं था तभी चार्ली कहता साइलेंस और वो बुक के सहारे खड़े होने लगता है और कहता है वो यही है। कुछ अजीब सा जिससे विटकर काफी हैरान होता है और माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है। विटकर कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी सोल के रूप में हूँ। मेरी बॉडी पीछे रह गया है, सिर्फ रूह बाहर निकली हुई है। इसका मतलब है कि मैं छूने लायक नहीं हूँ, ना किसी चीज को छू सकता हूँ ना कोई मुझे। मैं बस हवा की तरह बह रहा हूँ और कोई मुझे सिर्फ अंदाजे से नहीं ढूंढ सकता। तभी विटकर हैरान होता है क्योंकि चेरी उसे ही देख रहा होता है और विटकर कहता है हमारी आंखें मिली। और चेरी उसे घूर को देख रहा होता है और अपने पैरों पे प्रेशर लगाते हुए जाके विटकर को गले से पकड़ लेता है जिससे विटकर कराहने लगता है। तभी चेरी अपने हाथ को उठाता है और विटकर के सूल पे अटैक कर देता है। इसे विटकर काफी हैरान रह जाता है। तभी चेरी दोबारा अपना हाथ उठाता है और उसके सेल पे स्लैश लगाता है और फिर उसे पंच मारता है जिससे उसका सोल डैमेज होने लगता है और हम देखते हैं उसका पूरा सोल ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। और बताता है जिस पल हमारी एनर्जी टकराई उन कुछ सेकंड में दर्जनों दबे हुए मौत थे। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बीइंग से जिसके होने पर मुझे कभी भरोसा नहीं था। आखिर ये चीज क्या है, ये जानवर। हम देखते चार्ली टॉफी अपनी जगह पे ही खड़ा होता है जिसे देख के पीकॉक कहता सर चार्ली टोफू। अपने मन में कहता वो किसी चीज को घूर रहा है हवा में, लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी चार्ली अपनी बुक को छोड़ देता है, अपने हाथों को उठाता है जिसे देख के पीकॉक भी हैरान होता है। तभी जमीन में कुछ होने लगता है और पीकॉक किसी चीज को बाहर निकालता है और हम देखते हैं वो विटकर का सोल को बाहर निकालता है जिसे वो सभी देख के उसे काफी हैरान होते हैं। और साथ ही पीकॉक भी उसे देखता है और कहता है ये क्या है। विटकर भी कहता है क्या ये क्या बकवास है। और डियोन सभी को बता रहा होता है अगर वो विटकर है तो हो सकता है कि उसने पहले ही भाग गया हो। जूही कहती है कैसे, जगह अलग हो सकती है लेकिन आपके मामले की तरह डियोन शायद उसे आसमान में दरार मिलने की किस्मत लगी हो। क्या तुम यही कह रहे हो ये बस एक सहयोग था। डियोन कहता ये रीजन नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन उसके नेचर को देखते हुए वो सच में बच निकला होगा। मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है। रोज कहता कैसे, आप किस बात से आधे अधूरे विश्वास करते हैं। डियोन कहता ये उसकी पावर है। विक्टर एक अजीब शख्स है, किसी भी तरह हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, कुछ भी तय नहीं है। नेजी ये सब सुन रहा होता फिर हंसने लगता और कहता है क्या कुछ भी साफ साफ तय करना मुश्किल है। थोड़ी सी जानकारी के आधार पर मैंने उनकी नियति समझने की कोशिश की, जो मैंने समझा वो तुम्हें समझाता हूँ। जिससे कैंग उसे देखता है। सभी घटना को समय को लाइन से देखो। सबसे पहले ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों का गायब होना, फिर सैमुअल की दखल अंदाजी हुई लेकिन वो इसे संभालते हुए गायब हो गया। आखिर में सुपर ह्यूमन भी उस अनजान खाई में गिरने से बच नहीं पाए, लेकिन ये कोई अकेला मामला नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे इंसान या सुपर ह्यूमन भी इसका शिकार हुए हैं, जिससे वो सभी उसे देखने लगते और ग्रैंड मास्टर अपने मन में कहते हैं अच्छा ऐसा है जैसा कि डियोन ने बताया। स्केल टाउन और वहाँ के माहौल को देखते हुए ये समझ में आता है। बाद में सैमुअल के अचानक से गायब हो जाने का रीजन डियोन का ग्रुप बैकअप के रूप में उसके पीछे चला गया। नेजी कहता उसके बाद तभी हमें कुछ जानकारी डाटा मिले जिससे रोज हैरान होता है। और नेजी बताता है जब वो द्वार से गुजरता है जो उनकी ओर से जाता था डियोन का ग्रुप पूरी तरह से बिखर गया। खैर विक्टर और रियोटा शायद एक साथ रहे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि उनमें से कम 2 या 3 के पास अपना क्रिएटिव रेल्म होगा। इसका मतलब है कि उनमें से हर एक के पास अपना नया दुनिया है जिसे वो हैरान होते हैं। और नेजी उन्हें बताने लगता है एक नई दुनिया या वर्चुअल दुनिया जो बाहर से पूरी तरह कटा गया हो और पूरी तरह से अनजान हो। लास्ट में डियोन की वापसी के बारे में अगर आसमान में होल जैसा बहुत सारा मिस्टीरियस है, हमें एक जरूरी बात को याद रखना चाहिए, एक सुपर ह्यूमन का लापता होना। इससे और भी ज्यादा सुपर ह्यूमन की भागीदारी हुई। दोबारा हम विचारों को दुनिया को देखते हैं जहाँ पे हम देखते जमीन टूटे हुए होते हैं। उसे देख के पीकॉक कहता है वो गायब हो गया, ऐसा लगता है कि वो भाग गया। चार्ली कहता नहीं डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे पीकॉक हैरानी से कहता क्या। और चेरी अपने मन में कहता मेरे पावर से नहीं बल्कि उसने खुद को ही अपने आप को उड़ा लिया। और कहता फ्रॉकी क्या तुमने अपने टारगेट को
गायब होने से पहले देखा था। इससे फ्रोकी एक पल के लिए खामोश होता, फिर कहता है शुरू में उसका रूप बदल गया था, लेकिन मुझे शक है कि वही एटलीन का घुसपैठ था। वो सुपर ह्यूमन है। जिससे मॉरिस चिढ़ जाता है और एक और इनह्यूमन कहता है अजीब है, वो चीज अभी जो दिखा सच में नहीं था, बस बदली हुई परछाई थी। पीको कहता सही, तो क्या हम में से कोई भी उसे महसूस नहीं कर पाया? चेरी कहता इससे फर्क नहीं पड़ता, जारी रखो पीकॉक। नेजी कहता सुपर ह्यूमन का गायब होना और फिर और भी सुपर ह्यूमन का जुड़ना, अगर बचाने के बहाने ये जारी रहा, शायद एक जुड़ी हुई साजिश हो सकती है। जूही कहता शायद वो इसका जानबूझ के फायदा उठा रहे हैं। नेजी कहता इसमें कोई शक नहीं है और इसका प्रूफ है डियोन का वापसी आना। पीको कहता सब हाँ, तो अब मैं इस समन का मकसद बताऊंगा। हाल ही में ओपूस में एक सुपर ह्यूमन के घुसपैठ के बाद उसके साथी भी उसके पीछे चले आए। इस प्रोसेसर ने हमने विशेष रूप से हासलिन का ऑर्डर दिया सुपर ह्यूमन मैट डियोन को जिंदा रहने दे। क्या तुम जानते हो कि क्यों? ये बेलर होता है जो मस्पू हाम का हेड होता है और ट्यूपर लैब्रेंट का हेड होता है, जो कहते हैं इसे अच्छी तरह से यूज करने के लिए और उन सभी को लुभाने के लिए। नेजी बताता डियोन को उनके ऑर्डर के साथ फेंक दिया गया, जिससे डियोन उसे देखने लगता। नेजी कहता है ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सैम्यूल का यूज करके डियोन की टीम को बाहर निकाला था। इस बार डियोन के जरिए एक काफी बड़ा ग्रुप यानी सुपर ह्यूमन अलायंस से कदम उठाने की उम्मीद है। उधर उन्हें पीकॉक बता रहा होता है कि मैट डियोन को पृथ्वी के प्रतीक नायक के खुले तौर पे माना जाता है और इस समय सुपर ह्यूमन इकट्ठा हो रहे हैं और अलायंस बना रहे हैं। नेजी कहता दूसरे शब्दों में उनकी जो प्लान है, और चेरी कहता वो एक कंप्लीट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। नेजी कहता इसे बैटल की घोषणा के रूप में समझा जा सकता है। चेरी कहता उन सभी सुपर ह्यूमन कमीनों को लाओ, विचारों को इस दुनिया में। मॉर्फी ओपेस। दूसरी तरफ हम विटकर के रूम को देखते हैं जहाँ पे एक डिवाइस चल रहा होता है। तभी उसमें से एनर्जी निकलने लगता है और वो एनर्जी उस घर से बाहर निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कोई अपना आँख को धीरे धीरे करके खोलता है और ये विटकर होता है जो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। तभी वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाता है। हम किसी के हाथ को देखते हैं और ये डेल होता है जो दीवार से चढ़ने की कोशिश करता है और वो रैंडल के ऊपर होता है। डेल कहता है रैंडल अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, हेलीकॉप्टर में रुको। रैंडल कहता बात करने के बजाय क्या तुम अभी ऊपर चढ़ सकती हो? और डेल घर के अंदर आ जाता और कहता है ब्लैक फोन को भी जांचते रहे और अपने मन में कहता मेरा घुटना। और वो रूम के अंदर जाने लगता है और कहता ये क्या बकवास चल रहा है, बस मुझे उनसे मिलने दो, मैं एक एक को खत्म कर दूंगा। और रूम के अंदर जाते हुए विटकर को आवाज लगाने लगता है। कहता क्या सच में कोई नहीं है? और वो आगे को बढ़ने लगकर हमें बताया जाता है जल्दी से देखने पर ही पता चलता है यहाँ किसी के होने का निशान नहीं है, लगता है कुछ दिनों से खाली पड़ी है। वो पिक्चर को देखते हुए हैरान होता है और उस पिक्चर को हाथ में उठा लेता है जिसमें वो तीनों होते हैं। हम फ्लैशबैक देखते और कहता ये कमीने, तुम्हें अपनी गलती छुपाने के लिए अरबों का हर्जाना भरना पड़ा, सारा काम मैं करता हूँ और कोई थैंक यू नहीं बोलता। तभी लूड हंसते हुए कहता है तुम सब एहसान ना मानने वाले नकाब पहने हुए आलसी हो, एक दिन मैं तुम्हारे सीक्रेट का फायदा उठाकर तुम सबको ब्लैकमेल करूंगा, एक न्यूज में तुरंत अमीर बन जाओ। लूट कर कहता तुम इस बात को याद रखना, हो सकता है कि मैं तुम्हें माउंट एवरेस्ट पे बांध कर वहीं छोड़ा हूँ। विटकर भी कहता शराब छोड़ दो डैल, और भी कई सारी बातें करने लगता है। और वो फिर से घर में तलाशी करने लगता है और कहता है यहाँ पे कोई नहीं है, एक भी सोल नहीं, ये घर सच में बड़ा है डियोन, लेकिन किस रीजन से? तभी डेल अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे एक और डोर होता है जिसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस डोर को खोलता है, लेकिन उस रूम में भी कोई नहीं होता सिवाय विटकर के पिक्चर के, जिसे लूड उन सबको देखने लगता है। और वहाँ पे एक सोफा भी होता है जिसे वो देखता है और अपने मन में कहता है क्या ये सब कुछ बेकार है, क्या हमें इंतजार करना चाहिए, कोई रीजन जरूर होगी जिसके लिए उसने मुझे आने को कहा। तभी वो हैरान होता है क्योंकि विटर काफी छोटा होता है और कहता है डेल इधर देखो, जिससे डेल काफी हैरान होता है। कहता क्या? विटर कहता है यार मुझे तुम्हें कितनी बार फोन करना पड़ा, क्या तुम बहरे हो क्या? और डेल जबरदस्त चीख मारता है जिसे बाहर के बंदे भी सुन लेते और हैरान होते हैं। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। नेजी कहता है मुझे पता है ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, लेकिन इस वॉर को घोषणा के रूप में भी समझा जा सकता है। वो कहते हैं वॉर की घोषणा, और वो सभी नेजी को देखने लगते हैं। बैशलाव कहता है मैंने कहा कि वो कहाँ है, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, मुझे जगह बताओ। दानियांग कहती है नहीं कर सकते, मैंने पहले भी ये बात साफ की थी कि एक छोटे ग्रुप के लिए अकेले जाना बहुत जोखिम भरा है। किरिलो कहता है दानियांग सही कह रही है, चिंता मत करो मैं उसे रोक दूंगा। बैशलो नीम
हमेशा से सोचने से पहले काम करने वाले शख्स रहे हैं। आलिया कहती है फिर भी ये सच है कि हमें जल्दी से करना होगा, इससे पहले कि और ज्यादा नुकसान हो, हमें इसे कंट्रोल करना होगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं जैसम, जिसे जैसम उसे देखता है और ग्रैंड मास्टर कहता है प्लीज हमें गाइड करे। जैसम कहता है एल्डर, फिर कहता समझ गया, अब तो हर कोई प्लीज मेरी ओर ध्यान दे। कुछ और होने से पहले हमें इस घटना पे विचार करना जरूरी है। जब हम पिछले बैटल को याद करते हैं, हमने ये जाना कि दूसरी जातियों के बीच भी लेवल मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ को तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जिससे निपटना मुश्किल होता है, जैसे कि बेहेमोथ जो कोरिया बैटल के पीछे का कल्प्रिट था, पेरल जिससे पेरल और जेनी समुद्र में मुलाकात हुई, और सीड जिसने ऑस्ट्रेलिया में आपदा ला दी। सुपर ह्यूमन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो बहुत छोटे से चालों को हुक्म देता है, जो पूरी धरती पे प्राकृतिक आपदाएं जैसी तबाही मचाता है। अब से हम इन्हें नामों से बुलाएंगे, कमांडर लेवल के दूसरे दुनिया के लोग। ग्रैंड मास्टर कहते कमांडर दूसरे दुनिया के लोग, और लिम भी उसे ही देख रहा होता है, और किरिलो काइली को सोच रहा होता है। जुई कहते हैं फिर शुरू में जो मैंने कहा कि हमें इस घटना को गहराई के बारे में सोचना चाहिए। जैसम कहता हाँ, मेरा मतलब उससे था चार्ली टोफो के खुलासा को याद रखना, जैसा कि उन्होंने कहा था। दान्यांग कहती है चार्ली टोफो इस मामले की पूरी ताकत और इसकी असली जड़ माने जाने वाले मेन खरीदार दूसरे दुनिया के चार्ली टोफो है। नेजी कहता बात तो यह है कि इसे कमांडर लेवल के दूसरे दुनिया के जीव के रूप में माना जाना चाहिए। जैसम कहता सही, ध्यान दे के पहले ही कई सुपर ह्यूमन घायल हो चुके हैं और काफी सारे सिविलियंस का भी नुकसान हुआ है। हमें इसे एक बड़े पैमाने के बैटल के रूप में पहचानना होगा। जूरी के पसीने छूट रहा होता कहता एक वॉर। जैसम कहता इसलिए अब इससे आगे हम दो टीम बनाएंगे। सबसे पहले पृथ्वी को बचाने के लिए एक टीम दूसरे दुनिया के लोगों के अचानक संभावित हमले से, दूसरा एक टीम जो अननोन रेल में चार्ली टोफो का ग्रुप को खत्म करो, यानी कि स्ट्राइक टीम। दूसरी तरफ एक अंधेरे जगह को देखते हैं और वो जगह धीरे धीरे साफ होने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ इनह्यूमन भी होते हैं, और ये उप्स रेल में होता है। तभी एक डोर से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है, जिससे बाकी इनह्यूमन भी उसे देख रहे होते हैं। और ये सेस्केच तो दूसरा टेरेंटो होता है, तो तीसरा पियासा होता है। तभी एक इनह्यूमन को पैरों को देखते हैं और कोई कहता आप आ गए हैं लॉर्ड मोरेस, और मोरेस आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता आइए सर चार्ली टोफू, अक्कम और ओरिंडल अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। साचखच कहता वो दोनों एक रिमोट एरिया में चली गई हैं, जिससे मोरेस उसे देखता है। हम देखते हैं सामने की ओर कोई लड़का होता है। मोरेस कहता वो कैसा है? एक कहता उसने अभी भी अपनी एनर्जी नहीं खाई है, लेकिन वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है और उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते ब्लड का ड्रॉप जमीन पे गिरने लगता है, धीरे धीरे करके वो जगह साफ होने लगता है। मोरिस उसे देखता फिर कहता अच्छी तरह से सुनो, इस जमीन पर जहाँ इटर्नल बैटल का वादा किया गया है, मॉर्फी के निर्माण के बाद से शानदार बैटल सच में आ रहा है। यहाँ टार्सेस माचिया में अपने नाम के अनुसार जी रहे हैं निस्संदेह सबसे ज्यादा निडर और निर्दयी ओपस। इस बार हम उस प्रतिष्ठा को कायम रखेंगे। इसे वो सभी इनह्यूमन जोर जोर से धार लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ जेसम का घर का देखते जेसम कहता है इसलिए अब से हम इसके लिए दो टीम बनाएंगे। हम देखते सीसीटीवी के जरिए कोई उन्हें देख रहा होता है और जेसम कहता सबसे पहले जब अंडरवर्ल्ड के लोग किसी भी समय कहीं भी आ सकते थे, एक डिफेंस फोर्स जो पृथ्वी को बचाने की काम करेगा। और हम देखते ये मोहन होता है जो उन्हें देख रहा होता है और जेसम कहता दूसरी बात उस अननोन रेल्म के लिए एक स्ट्राइक फोर्स जो सर चार्ली टोफो के ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगी। इससे मोहन कुछ सोचने लगता है, कहता पुंटो मुझे बातचीत के बीच में कूदना है। पुंटो कहता किसी भी समय, बस मुझे समय बता दीजिए। और अब और अपने लैपटॉप पे काम करते हुए कहता रोजर बॉस। तभी मोहन कहता हेलो, यूनिट को बांटना अटैक और डिफेंस में एक अच्छा विचार लगता है। मैं भी अपना सोच तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिसे वो सभी काफी हैरानी से ऊपर की ओर देखने लगते हैं। जैसम कहता डस्टन ये क्या है? डस्टन कहता जैसम जैसम MIC टेस्ट 1-2 ये कंट्रोल रूम है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अपने मन में कहता सभी सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, आखिर कब से? तभी डस्टन हैरान होता है क्योंकि एक एक करके टीवी बंद होना शुरू हो जाता है। इससे कहता 1 मिनट रुको, स्क्रीन को क्या हुआ? तभी डस्टन चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता क्योंकि मोहन अचानक सभी टीवी पे आने लगता है और डस्टन कहता ये क्या है और कहता टीवी चलाए। जिससे रोज कहता जैसम
जैसम कहता प्लीज रोज चलाइए टीवी, जिससे रोज टीवी को ऑन करता है। और मोहन कहता ठीक है। फिर हम फिर मिल गए। जैसम कहता है तुम हो। और वो सभी भी मोहन को घूर को देखने लगते हैं। और जैसम कहता मोहन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। मोहन कहता बेशक ये कुछ बुरा नहीं है, मैंने लॉन्च के सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया था और चोरी चुपके सारी बात सुन रहा था। मैं तो हमेशा से देख रहा हूँ, ये जानकारी बताने के लिए था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। उनपे कहता मैं तो बस ऑर्डर का पालन कर रहा था। मोहन कहता हाँ बिल्कुल, ये एक निजी चैनल है जो सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। जूरी कहता हैकिंग, और जूई भी अपने मन में कहती है वाओ, इतनी दूर से सटीक कंट्रोल और लाइव करना, इसमें कोई आसान काम नहीं है। जैसम कहता ये क्या है वो जो तुम बताना चाहते थे। मोहन अपने तलिस्मान को चाटता उसे एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं पपिट से निपटता हूँ। कहता समिंग पपिट्स, उन्हें डोल कॉलोनिया पपिट्स की तरह समझो। ये एक आम इंसान की तरह है, या फिर फाइटर किस्म के पपिट सोल्जर, या फिर तैरने वाले, या कुछ ऐसे ही दूसरे चीज। जरूरत के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं और मेरे मिशन को पूरा करते हैं। मैं और भी कुछ बहुत आराम से बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले इनमें से कुछ पपिट्स चुंगजी नाम के एक डिवाइस लगता है जो उनके बीच मूवमेंट को मुमकिन बनाता है। और इनमें से कुछ कठपुतलियों को डेफनी अपने मन में कहती है पपीट से, और उनका हिलना डुलना कई सारे पावरों के बीच वो टेलीपोर्ट का फायदा बता रहा है। नेजी कहता है पपीट शख्स, हमारे पास समय कम है, इसलिए असली बात पे आओ। मोहन कहता जब भी और जहाँ भी अंडरवर्ल्ड की घटना होती है चुंगजोन का थैंक्स ग्लोबल लेवल पर किया है। संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अच्छे सिचुएशन में है, मैं इसमें काफी अच्छी तरह से इंटरफेयर कर सकता हूँ। दूसरे शब्दों में उस सुपर ह्यूमन अलायंस मीटिंग की सभी फोर्स एक स्ट्राइक फोर्स के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अपने मन में कहता हमारा साइड इटर्नल फोर्स, और मोहन कह रहा है कि सभी को अंडरवर्ल्ड जाना चाहिए, बाकी अर्थ को वो संभाल लेगा। और उनसे कहता है इस घटना के संबंध में अंडरवर्ल्ड सर चार्ली टोफू और उसके ग्रुप के बारे में मैंने जो सुना है उसके हिसाब से, हालांकि इसका शुरू ग्रीनलैंड के गुमशुदा घटना से हुई थी, ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के जड़ में बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम छुपी हुई है। सुपर ह्यूमन के साइड से पहले ही ऐसा नुकसान हो चुका है जिसका भरपाई नहीं किया जा सकती। हालांकि हम अभी भी दुश्मन की पावर का अच्छे से अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमें बेकार रिएक्शन देकर पिछली गलती को दोबारा नहीं करना है। स्ट्राइक फोर्स को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, यही मेरा ओपिनियन है। जैसे हम कहता मैं सहमत हूँ, तुम्हारी ओर से एक अचानक आया हुआ स्ट्रेटेजी वाला सुझाव ये तसल्ली देने वाला है और एक अच्छी राय है, लेकिन अभी नेजी कहता है ये विश्वास का मामला है। इसे वो सभी नेजी को देखते हैं। नेजी कहता है स्ट्रॉन्ग फोर्स जानकारी कितनी सही है, हमें तुम्हारे सुझाव पर अमल करने के लिए तुम पर कैसे यकीन करे। वो अनजान जैसे दिखने वाला अनजान कमांडर पहले से ही परेशान कर रहा है, तभी कोई आगे को बढ़ने लगता है और कहता है विश्वास का मामला, जिसे मोहन और पुंटो उसे देखता है और हम देखते हैं ये सेंट पैरल होती है। उनसे कहती है अगर ये मुद्दा है मैं इनकी ओर से बोलूंगी, जिसे वो सभी कहते लॉर्ड पैरल, सेंट पैरल तुम वहाँ कैसे आ गए, क्या तुम पहले वहाँ पे आ गए थे। अभी हम काफी सारे ड्रोन को देखते हैं, हम शहर को बीचों बीच एक काफी बड़ा होल को देखते हैं, तभी कोई आगे की ओर बढ़ता है और हम देखते हैं ये कैसा नोवा होता है और हमें पता चलता है ये इटली का शहर है। कैसा नोवा उस होल को ही देख रहा होता है। फिर हम वहाँ पे रिपोर्टर को देखते हैं जो कहते हैं हम वर्तमान में एक काफी बड़ा सिंक होल को देख रहे हैं और ये फ्लोरेंस इटली में है, फ्लोरेंस का दिल में, जहाँ कला और इतिहास सांस लेते हैं। ये एरिया अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक घोषित किया गया है, क्योंकि इसका दोबारा ढह जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अंदर की करीब जानकारी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। हर साल 100 से भी ज्यादा बार बार छोटे जमीन सिंक होल के हादसे होते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये हादसा सबसे भयानक में से एक है। अभी तक दर्जनों बिल्डिंग को नुकसान पहुंच चुका है और करीब 100 लोग घायल या मरने वाले हैं और ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। साइट पर अभी भी दहशत में है। तभी एक फैटी बंदा को कुछ होने लगता है, जिसे रिपोर्टर उसे देखकर कहता है तुम कौन हो, क्या हो, क्योंकि उसका मुंह काफी ज्यादा फूलने लगता है। फिर अपने मुंह से किसी चीज को उगलने लगता है, जिससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं ये दो पपिट और कैसानोवा होते हैं, जिससे वो बंदा काफी हैरान होता है। कैसानोवा कहता है स्कैटर, लगता है कि चीजें संभाला जा रहा है पर सब कुछ ठीक होने में समय लगेगा। लोगों को देखने पे प्रभाव मत करो, अपना ध्यान
बचाने पे लगा हो। और वो तीनों आगे को बढ़ने लगते हैं और रिपोर्टर उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अभी वो दोनों पप्पीट वहाँ से चली जाती है और कैसानोवा कहता है, सार्लो राइट जाओ, यूकियो लेफ्ट की ओर जाओ, हमें सबसे पहले ढह गई बिल्डिंग की जांच करनी होगी। वो आगे बढ़ने लगता है, कहता है ये सापिट लोग फिर से अलग दिशा में जा रहे हैं। और वो उस होल को देखने लगता है, फिर कहता है सिटी ऑफ लव, जबकि हम अभी इस तरह जल रहे हैं। किसने सोचा था कि आसमान गिर जाएगा। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है, जिसे देखते हुए कैसानोवा कहता, तुम कौन हो? लोगों को मेरे गाने सुनने के लिए पैसे देना चाहिए। फिर मीनो, हम वहाँ पे एक और बंदे को देखते जो फिर मीनो होता है। फिर मोनो कहता कैसानोवा, और कैसानोवा कहता बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम अपना चेहरा दिखाओगे। फिर मीनो कहता मैं बस झपकी ले रहा था जब जमीन टूट गई। कैसानोवा कहता तो तुमने आसपास देखा है? फिर मोनो कहता हाँ, ये सब देखना बहुत ही पागलपन भरा था, बहुत ही पावरफुल कंपन के कारण ये एरिया तुरंत ही ढह गया, लेकिन चारों ओर देखने पर भी अंडरवर्ल्ड का कोई निशान नहीं मिला। तो आखिरकार हमने ये मान लिया कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था। कैसानोवा कहता अंदर क्या हुआ? फिर फिरमिनो उसे देखने लगता है और वो भी अंदर को झांकने लगता है और कहता है क्या मुझे सच में ऐसा करना होगा? मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मुझे परेशान करने वाले चीजें पसंद नहीं है। इससे कैसानोवा हंसने लगता है और कहता है अच्छा ऐसा है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। कोई भी औरत एक आलसी और बिगाड़ वाले आदमी पे फिदा नहीं होगी, बेचारा बेवकूफ। फेर्मिनो तुम सच्चे प्यार के काबिल नहीं हो। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता मोहन अब भी तुमसे नफरत करता है। फेर्मिनो कहता मैं पर्सनली रूप से उस आदमी से घृणा करता हूँ। कैसानोवा कहता और तुम्हारे बारे में सोचते ही वो तुम्हें इटली से निकाल देना चाहिए, नहीं पूरे यूरोप से। फेर्मिनो कहता किस अधिकार से? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मोंगफुलू? कैसानोवा कहता फिरमिनो मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें एहसास है, लेकिन दुनिया तेजी से झुक रही है और अब जब रेत का महल है तो ढहना ही होगा। किसी को तो इसे निकालना होगा और फिर से पानी डालना होगा। भले ही दुनिया डर और अंधेरे से सुकर रही हो, किसी को तो जल्दी मसाल ठाननी होगी और पहला कदम बढ़ाना होगा। ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ। फेर्मिनो कहता अपना ध्यान रखना। तभी उसे कुछ एहसास होता है, कहता ये क्या बकवास है, क्योंकि कैसानोवा उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे नीचे को घिसते हुए कहता तुम भी आ रहे हो। और वो दोनों होल में गिरने लगते हैं और फेर्मिनो चिल्लाने लगता है और कहता तुम ये क्या कर रहे हो? अंधेरे में अकेला रहना डरावना है। दूसरी तरफ मोहन का घर को देखते हैं और वो सभी लॉर्ड पैरल कहते हैं। पैरल कहती है जेसन सबसे पहले मुझे यहाँ से कुछ रिपोर्ट करना है। तुमने शायद पहले ही सुना होगा फ्रांस में अंडरवर्ल्ड घटना हाल ही में हो गई है। खैर सावधान के बजाय ऐसा लगता है जैसे वो भाग निकले। ऐसा लग रहा है जैसे यूरोपियन सुपर ह्यूमन ने कदम रखा है। मोहन की मदद से मैंने पूरे घटना स्थल की जांच की है। जैसम कहता है एक्सीडेंट जगह, और पैरल बताती है सबसे बड़ी फाइट मैन स्पेशल हेडक्वार्टर फोर्स पे हुई। नुकसान तो बहुत हुआ पर इसमें अहम बात यह है कि हमने इस घटना की फोटोज देखी है और दो बड़ी परेशानी करने वाली प्रॉब्लम मिली। पहला इवन, उसका गिरोह आ गया और हमने उसे फिर से खो दिया, जिसे वो सभी हैरान होते और ग्रैंड मास्टर कहते हैं इवन, और इवन के नाम से विद्रोह भी चिढ़ जाता है। मोहन के खिलाफ दुश्मनी लेके फ्रांस आया था, जरूर कोई ऐसी कहानी होगी जो हम नहीं जानते। नेजी भी कहता बकेट हेड। पैरल कहती है दूसरा तो और भी ज्यादा सीरियस है, कोरिया को तबाह करने वाला अंडरवर्ल्ड के बेहेमोथ फिर से जाग गया है। इससे वो सभी काफी हैरान होते हैं और कैंग भी हैरान नजर आ रहा होता है। जैसे अपने मन में कहता अगर वो बेहेमोथ है तो निश्चित रूप से यूरो अपने मन में कहता व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन लिम गैंग यून ने उसे संभाला था। फ्रांस गवर्नमेंट मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हुई घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है ताकि बड़े पैमाने पर दहशत ना फैले, लेकिन वो छोटे मोटे जानकारी लीक को पूरी तरह से रोक नहीं पाए। अफवाह धीरे धीरे फैल रही है कि जिस कोरिया मोस्टर को मारा गया तो वो दोबारा वापस आ गया है। मोहन के माने तो बेहेमोथ को वापस लाने वाला इवन था और जाहिर तौर पे और भी खतरनाक अंडरवर्ल्ड के इनह्यूमन पाए गए थे। यहाँ बातें करने के लिए बहुत कुछ है और मैं तुम्हारी साइड की और स्टोरी के बारे में भी उत्सुक हूँ। जैसम कहता पैरल शायद आप अभी तक डियोन के मामले के बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते होंगे। पैरल कहते यहाँ की सुपर ह्यूमन बहुत प्रभावशाली और स्ट्रॉन्ग लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड के संकट को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर
कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जेनी के गोल को आगे बढ़ाएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हम उस पल को देखते हैं जब वो तीनों जेनी के गोल के बारे में बात करने लगते हैं और मोहन अपने बारे में बताने लगता है। पर जेड में पैरल उन सभी को बताती है, अगर बात विश्वास की है तो चिंता मत कीजिए। तो हर कोई, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो प्लीज डिफेंस फोर्स को मोहन के राय पे छोड़ दे और बिल्कुल मैं स्ट्राइक फोर्स में शामिल हो जाऊंगी। दूसरी तरफ देखते वो दोनों उस हॉल में होते हैं। फेर्मिनो गिरा पड़ा होता है, कहता अंधेरा डैम इट, और कैसानोवा गाना गाने लगता है। फेर्मिनो कहता हाँ बस ऐसे ही जाओ, खुश रहो और मुझसे दूर रहो। और भड़कते हुए कहता क्या कर रहे हो तुम? कैसानोवा कहता तुमने कहा था है ना, क्या ये अकेला डरावना है? और मैं भी अकेला हूँ। फेर्मिनो अपने मन में कहता डैम इट, हर बार जब मैं मोहन के ग्रुप से मिलता हूँ तो मेरा लास्ट में उथल पुथल हो जाता है। कैसानोवा कहता ऐसा लगता है कि हम कम से कम 200 मीटर दूर हैं। हमें दीवारों के साथ साथ चलते हुए आसपास की चीजें देखना चाहिए। फेर्मिनो कहता ध्यान रखना, जैसा कि मैंने कहा। वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अचानक पल पल लाइट आ जाता है, जिससे कैसानोवा भी हैरान होता है। और वो लोग अपने सामने को देखते हुए कहते हैं आखिर ये क्या है, क्योंकि वो किसी अंडरग्राउंड टनल की तरह लग रहा होता है।